नमस्कार, एपीएन न्यूज के खास शो बैलेट बॉक्स में आपका स्वागत है। बैलेट बॉक्स जो अपनी रफ्तार पकड़ते पकड़ते अब इसका पड़ाव फैजाबाद में आ चुके हैं। रामनगरी फैजाबाद में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहां पर वो तमाम समस्याएं हैं, तमाम वो विकास के काम हुए हैं जिनका दावा सरकार लगातार कर रही है। लेकिन क्या है जमीनी हकीकत, इसकी पड़ताल हम अपने इस खास शो बैलेट बॉक्स में करेंगे। सबसे पहले हम ये बता दें कि फैजाबाद की जो नगरी है वो रामनगरी के नाम से जानी जाती है। सियासत में इसका इतिहास बड़ा ही गौरवशाली रहा है। तमाम मंत्री और तमाम कद्दावर बड़े नेता जो हैं वो यहां से होके जाते हैं। गंगा जमुनी तहजीब के तमाम नफासत और नजाकत के लिए फैजाबाद को जाना जाता है। अवध की नगरी है, शान अवध के नाम से भी जाना जाता है। तमाम नामचीन कलाकार भी यहां से ताल्लुकात रखते हैं। लेकिन उसके बावजूद यहां पर जो विकास का दायरा है वो कहीं ना कहीं अभी भी सिकुड़ा हुआ है। हमारे साथ तमाम लोग जुड़े हुए हैं, छात्र हैं, अध्यापक हैं, तमाम बुद्धिजीवी लोग जुड़े हुए हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे, उनसे हम जानकारी लेंगे कि आखिर फैजाबाद की क्या समस्याएं हैं, फैजाबाद की क्या जरूरत है और फैजाबाद क्या सोचता है, क्या जानना चाहता है, क्या उसकी डिमांड है। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि फैजाबाद की जरूरत क्या है और फैजाबाद में अभी तक क्या कुछ हुआ और क्या किस चीजों की जरूरत है। आप देखिए, बेसिकली कहीं के भी डेवलपमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो फैजाबाद चूंकि एक ओल्ड हमारी सिटी है और पहले ये अगर ट्रेडिशनली देखा जाए तो ये लॉर्ड राम के पिता दशरथ जी की ये स्थली रही है और उसके आधार पे एक यहाँ अगर आप डेवलपमेंट्स की बात करते हैं या क्या अवेलेबिलिटी है तो ये डेवलपमेंट्स के मामले में निश्चित रूप से काफ़ी एक नेचुरल कोर्स में जो डेवलपमेंट्स होते हैं मुझे लगता है कि कहीं उससे भी पीछे है ये। और इसके नाम पर जो भी तमाम पॉलिटिक्स डिफरेंट पार्टीज वगैरह करती आ रही हैं वो यहाँ का सपोर्ट लेके चाहे जो भी कराओ, लेकिन जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे जो डेवलपमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं पिछड़ते जा रहे हैं। और हम अगर किसी भी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास मूल बेसिकली देखा जाए तो एजुकेशनल सिस्टम हमारा और उसके बाद प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट, जो ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होती हैं किसी भी जगह को उसको डेवलप करने के लिए। और हम पिछले 50 साल की अगर बात करते हैं तो पिछले 25, 30, 35 सालों का तो मैं बिल्कुल अच्छी तरह से बता सकता हूं कि हम जहां थे कहीं ना कहीं मैं लगभग कमोवेश वहीं हूं और उसमें कोई ऐसा बहुत इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है जिसको कि हम कह सकें कि नहीं अदर डिस्ट्रिक्ट्स के हिसाब से यहाँ पर कोई ऐसे डेवलपमेंट्स हुए हैं कि हम उसको एक मॉडल के रूप में देख सकें। और निश्चित रूप से हमारे पास अगर एजुकेशनल सिस्टम में हमारे कोई बहुत बेसिक डेवलपमेंट्स नहीं हुए हैं, डिफरेंस नहीं हुए हैं, तो नेचुरली एम्प्लॉयमेंट में भी ये प्रॉब्लम होगी। हालांकि यहाँ के लोग वो निश्चित रूप से चूंकि यहाँ से बाहर जाकर के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ, ये बाहर निकल करके वो पर्टिकुलरली लोगों का डेवलपमेंट है। लेकिन अगर हम इस प्लेस की बात करते हैं तो शायद मुझे लगता है कि हम कहीं ना कहीं कमजोर हैं। इसके निश्चित तौर पर एक बड़ा मसला आपने उठाया कि यहां पर एजुकेशनल सिस्टम जो है उसकी दरकार काफी ज्यादा है। लखनऊ से काफी करीब है, तकरीबन 135 किलोमीटर का दायरा है, लेकिन उसके बावजूद यहां पर एजुकेशनल सिस्टम जो है वो कमजोर है। विकास, आप युवा हैं, विकास की रफ्तार जो है यहां पर आप किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से विकास हो रहा है यहाँ पे? अभी यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ है। ज्यादातर जो है राम की नगरी पे राजनीति बहुत होती है, लेकिन यहाँ पे कोई काम नहीं होता है। सिर्फ ओनली राजनीति होती है अयोध्या की राम जन्मभूमि पे और कोई काम नहीं होता है। राम के नाम पर राजनीति होती है लेकिन यहां पर काम नहीं होता। नोटबंदी इस बार असर दिखाएगा क्या? आपको क्या लगता है कि नोटबंदी का मामला जो है काफी तेजी से यहां पर चल रहा है? फैजाबाद में आप लोग भी युवा हैं, शिक्षा के क्षेत्र को छोड़ करके आप लोग लाइन लगा रहे हैं कतारों में। क्या आप लोगों को लगता है कि दिक्कत करेगा ये आने वाले चुनाव में? हमें तो नहीं लगता है कि आने वाले चुनाव में दिक्कत करेगा, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम पे तो हम लोग को दिक्कत हो ही रही है। क्योंकि अगर एक दिन हम 2000 रुपए के लिए पूरा दिन बर्बाद मुझे करना पड़ जाता है। 2000 रुपए की मुझे ज़रूरत है तो मुझे पूरा दिन लाइन में लगना पड़ जाता है। अगर यही सिस्टम, अगर ये दुकानों पे कैश मशीन अगर अप्रूवल करा दी जाए तो ये दिक्कत खत्म हो जाएगी, तो हमें लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। तमाम और भी दिक्कतें हैं। इस बार जनता का एक आधार चुनते हैं कि आखिर वो किस आधार पे, किस चीजों को लेकर के वोट करेगी। आप यहां पर रहवासी हैं, यहां के रहने वाले हैं, क्या है आधार होंगे आपके अगली सरकार चुनने के लिए? क्योंकि मिशन 2017 की जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुकी है। नोटबंदी के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं कि जो नोटबंदी सरकार ने की है उससे केवल मीडियम क्लास के लोग, गरीब लोग ज्यादा परेशान हैं। उनको सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। उनके यहाँ शादी ब्याह की दिक्कत है, कोई मरनी गिरनी हो जाता है, उनके पास पैसा नहीं है और बैंक जो है 2000, 2500 दे रही है, वो भी लाइन लगाने के बाद मिल रहा है। बहुत दिक्कत है, जान लीजिए आप। आपका आधार क्या होगा वोट करने का? जनता है आप, आपका आधार क्या होगा? किन आधार पे आप वोट करेंगे? हम जो है वोट का आधार जो है वही करेंगे जो
विकास का काम करेगा, अच्छा कार्य करेगा। और ये नोटबंदी से कोई का किसी का इतना पेट भरेगा ना कुछ होगा। काम विकास हो, क्षेत्र में काम हो, फैक्ट्रियां लगे, यहाँ की गरीबी दूर हो, बेरोजगारी खत्म हो, लोगों को नौकरी मिले। तमाम लोग और भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानकारी लेते हैं। विकास का क्या आधार है आपके वहां, और मापदंडों पे, किन मापदंडों पे आप यहां पर वोट करेंगे? किस तरीके से आप अपना मापदंड चुनेंगे? कौन सी सरकार, किस तरीके की सरकार आपको चाहिए? 26 साल से जब से अयोध्या का मुद्दा पूरे देश में आया, अयोध्या फैजाबाद के नाम पर लोगों ने सियासत की। फैजाबाद के अंदर एक भी रोजगार पर शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ नहीं है, मेडिकल कॉलेज यहाँ पे नहीं है। लोगों को रोजगार और शिक्षा के लिए प्लान करना पड़ता है फैजाबाद से दूसरे जिलों में। तो इन 26 सालों में अयोध्या फैजाबाद में विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। लोगों को न रोजगार की सुविधा है, न लोगों के कारोबार की सुविधा है, न एक भी यहाँ फैक्ट्री यहाँ कोई लगी, न कल कारखाना यहाँ लगा, न कोई छोटे मोटे जो उद्योग पहले चलते भी थे, मंदिर आंदोलन के बाद उन सारे लोगों ने अपना कारोबार यहाँ से समेट लिया। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो यहाँ रोजगार और शिक्षा की है। और दूसरी बात, जहाँ तक नोटबंदी का सवाल है, नोटबंदी से आम आदमी परेशान है। नोटबंदी से लोगों का कारोबार चौपट हुआ। नोटबंदी जो आज एक घटना मैं आपको बताता हूँ, मैं एक डिग्री कॉलेज से चल के आया हूँ, मैं फीस देने गया था। लोगों का खाता तो था, जो लड़कों का खाता था, उस खाते को बैंक ने जो है वो जनधन खाते से जोड़ दिया, और जिसकी वजह से आज ये हालत है कि बच्चों को फीस नहीं दे पा रहे हैं, पैसा वो जो है निकाल नहीं पा रहे हैं, स्कूल को ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं, उनकी डीडी नहीं बन पा रही है, और बैंकों में वो पढ़ाई छोड़ के तमाम नौजवान बैंकों और एटीएम के बाहर लाइन लगा के पैसा निकाल रहे हैं। तो नोटबंदी से लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। समाजवादी सरकार ने तमाम दावे किए हुए थे। समाजवादी सरकार का दावा था कि गांव और शहरों में तकरीबन 18 से 24 घंटे विद्युत जो है, गांवों को 16 से 18 घंटे और शहरों को 22 से 24 घंटे बिजली मिलेगी। पावर ग्रिड की स्थापना की गई थी। तमाम जो धार्मिक स्थल है वहां पर 24 घंटे बिजली की व्यवस्था की गई थी। आपको क्या लगता है ये दावे जो है वो फैजाबाद में पूरे हो रहे हैं? खोखले हैं सर दावे। आप देख लीजिए, किसी प्रकार का कोई पर्यटन में बढ़ावा नहीं है। अयोध्या पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, लेकिन यहाँ का हाल देख लीजिए आप। राम की पैड़ी देख लीजिए तो आप कहेंगे कि अरे दादा कहाँ नरक में आ गए हैं। कहाँ कहाँ से लोग जो है हिंदुस्तान के आ रहे हैं यहाँ अयोध्या में। किसी प्रकार का कोई जो है अपना पर्यटन का कोई विकास नहीं है। और अयोध्या का मुद्दा जब से उठा तब से और रोजगार यहाँ से चला गया, भुखवाली के कगार पे आ गए हैं। मतलब ये पोजीशन है कि नेता बड़े बड़े दावे करके चले जाते हैं, पता नहीं कहाँ पैसा सब लोग दरे जा रहे हैं। किसी प्रकार का अयोध्या में पर्यटन का कोई विकास नहीं है। अयोध्या की वजह से फैजाबाद में भी जो है किसी प्रकार का कोई विकास नहीं है। सब ऐसे ही जी रहे हैं, दाल रोटी खाओ, प्रभु जी के गुण गाओ, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। सड़क और नाले की क्या व्यवस्था है यहाँ पर? बहुत गंदी हाल है सर। आपके बगल में हम लोग यहाँ पे जहाँ पे बैठे हैं देख लीजिए, किसी प्रकार का कोई मेंटेनेंस नहीं है। किसी प्रकार का कोई मेंटेनेंस नहीं है। 2-4 रोड मेन बना देते हैं, उसी के ऊपर फिर तारकोल बिछा दिया, एक बरसात में फिर खत्म, फिर कमीशन बाजी शुरू हो जाती होगी, फिर तारकोल बिछा दिया। आप देख लीजिए पीछे के रोडों में जाकर के बड़े बड़े गड्ढे हैं। निश्चित तौर पर सरकार के दावे और वादे तो तमाम है, लेकिन उसके बावजूद जनता के पास इसका कितना परसेंटेज पहुंचता है ये एक देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है कि समावेशित विकास हुआ है यहाँ पर? क्योंकि सरकार के दावे ये हैं कि आप लोग युवा हैं, युवाओं के लिए बेहतर काम किया जा रहा है, कौशल विकास उन्नयन केंद्र खोले गए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी तमाम योजनाएं चला रखी हैं, लेकिन उसके बावजूद आप लोग कैसा लगता है कि ये काम काफी ज्यादा बेहतर है और यहाँ पर हुआ है? कुछ नहीं, यहाँ पे सर कुछ भी विकास नहीं हुआ अभी तक। हम लोग जो है खुद ही बेरोजगार हैं, कहीं भी जॉब के लिए जाओ कुछ उसका जो है रिजल्ट नहीं निकलता है। और काफी दिनों से यहाँ फैक्ट्री उट्री लगने के उसके वादे हो रहे हैं, लेकिन कुछ अभी तक पूरा नहीं हुआ है। निश्चित तौर पर सरकार के दावे तमाम हैं और विकास की बातें तमाम है, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं जनता तक इसका परसेंटेज जो है या फिर जनता के पास तक इसका पूरा का पूरा फल जो है काफी कम पहुंच रहा है। हमारे पास तमाम और भी लोग हैं, लेकिन फिलहाल अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम उन तमाम लोगों से फिर जुड़ेंगे और फैजाबाद में जो हलचल चल रही है, जिस मसले को लेकर के बैलेट बॉक्स की टीम जो है वो यहां पर मौजूद हुई है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। हमारे खास कार्यक्रम बैलेट बॉक्स में आपका स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद हैं फैजाबाद में। फैजाबाद में तमाम उन चीजों को लेकर के हमने जनता से रायशुमारी की, जनता से बातचीत किया, लेकिन तमाम और भी समस्याएं हैं जो कहीं ना कहीं गंगा जमुनी तहजीब के लिए मशहूर फैजाबाद के लिए काफी ज्यादा जरूरी होती हैं, लेकिन उसके बावजूद यहां पर अभी भी विकास के दावे सरकार की ओर से किए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं नाकाफी साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ तमाम और लोग भी जुड़े हुए हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं।
फैजाबाद में आप लोग रहते हैं, रहवासी हैं, यहाँ पर कितना विकास कार्य हुआ और कौन कौन से आधार होंगे जिन पर आप लोग अपने वोट को तय करेंगे कि हम किस आधार पे वोट करेंगे? विकास कार्य तो फैजाबाद में बहुत हुआ है। यहाँ के विधायक पवन पांडे जी ने विकास कार्य किया है, 300-400 सड़कें बनवाई हैं जो लोगों की जानकारी में है, ओवर ब्रिज बने हुए हैं। मैं केवल नाराज इस बात से हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे देश को लाइन में खड़ा कर दिया है, जिससे हम व्यापारी वर्ग सबसे ज़्यादा आहत हैं। दुकानों पे बोहनी नहीं हो रही है और इनको अगर ये करना ही था तो पहले तैयारी करते, इसके बाद फिर करते। इन्होंने ये बताया है विदेशों में हमारी जो जग हंसाई हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी या हिंदुस्तान में जो है जो पैसा था वो काला धन ही था, तो इसका क्या मतलब निकलता है? हमारे अनुसार इसकी तैयारी पूरी होनी चाहिए थी। आज के लोग इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं कि उनको बताते हैं कि आप जो है देशद्रोही हो जाएंगे अगर इस पर बोलेंगे तो ऐसा नहीं है। देशद्रोही कोई नहीं होगा। 1500 की नोट उन्हीं की छापी हुई है, अगर गलत छापी हुई है तो उसके खिलाफ आप प्रतिबंध लगाइए, आतंकवादियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाइए। हम इसके समर्थक हैं, लेकिन इसका विरोध भी करते हैं कि आज देश लाइन में खड़ा हुआ है, किसी एटीएम में 1 रुपया नहीं। फैजाबाद की क्या समावेशित विकास है? क्योंकि हम अभी लखनऊ से आए हुए हैं, फैजाबाद अभी सवेरे में टहल भी रहा था। तमाम ऐसी सड़कें हैं जो अभी भी खुदी पड़ी हुई हैं, नालों से पानी जो है ओवरफ्लो होकर बाहर गिर रहा है। आप कह रहे हैं विकास हो गया? नालों का पानी नगर पालिका का काम है, नगर पालिका ने कोई काम नहीं किया है। पूरा शहर गंदगी से पटा हुआ है। अगर आप देखेंगे, चाहे बालदा साइड में देखेंगे, चाहे साहबगंज साइड में देखेंगे या महाजनी टोला साइड में देखेंगे, नालियां बजबजा रही हैं। ये नगर पालिका का काम होता है, नगर विधायक या जो सांसद हैं उनका काम नहीं होता। सड़कों का काम तो होता है ना सर? सड़कों का काम हुआ है, पूरी तरह से हुआ है। 200 सड़कें हमारे संज्ञान में हैं जो कि बड़ी हुई हैं, आरसीसी हैं और इंटरलॉकिंग हैं। विकास के दावे अभी भी तमाम हैं, लेकिन उसके बावजूद जो फैजाबाद की असल जो नजरिया है, असल लोग जो हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात की जरूरत जरूर महसूस करते हैं कि यहां पर पॉलिटिकल माइलेज की जरूरत है। एक बड़ा पॉलिटिकल चेहरा जो कहीं ना कहीं यहां पर फैजाबाद को थोड़ा सा बदलाव ला के दे या फिर फैजाबाद में विकास के कामों को थोड़ा सा तेजी से ला के दे। हमारे साथ साकेत डिग्री कॉलेज के लेक्चरर जुड़े हुए हैं, हम उनसे जानकारी लेते हैं। आपको क्या महसूस होता है कि यहां पर एक पॉलिटिकल माइलेज के लिए एक पॉलिटिकल बड़ा चेहरा चाहिए क्या? निश्चित रूप से अगर हम पॉलिटिकल माइलेज की बात करेंगे तो हमारे पास इसकी कहीं ना कहीं कमी रही है। यद्यपि पिछले दिनों में 1-2 लोग ऐसे आए जिन्होंने कुछ प्रयास करने की कोशिश किया, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऊपर सुप्रीम लेवल पर, अगर हम कंट्री लेवल पर देखते हैं तो निश्चित रूप से जो विल पावर है, कहीं ना कहीं इस विल पावर का जरा मुझे अभाव दिखता है। और एक विशेष बात मैं जरूर कहूंगा कि ये जो गंगा जमुनी तहजीब की आपने बात किया था, निश्चित यहाँ के लोगों का इस मामले में बहुत ज्यादा बड़प्पन है। आप किसी भी प्रकार के वेव्स जितने भी आए, लेकिन यहाँ के जो लोग थे, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी कास्ट के, उनके अंदर एका बनी थी, है और मैं पूरी उम्मीद करता हूं आगे भी रहेगी। लेकिन जो हमारे डेवलपमेंट्स की बात आप करते हैं, निश्चित रूप से यहाँ पर हमें एक पॉलिटिकल विल पावर, तीव्र इच्छा शक्ति की जरूरत है और उसके लिए व्यक्ति कोई भी हो। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है, किसी बहुत बड़े चेहरे की जरूरत है। हमारे पास जो भी हर जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से उनके समान अधिकार होते हैं, तो उनके समान अधिकार है, लेकिन उनको अब वो कितना विल पावर रख के काम करते हैं। सवाल सिर्फ इतना होता है कि मेरी इच्छा शक्ति होगी तो मैं निश्चित रूप से कार्य करूंगा। और जहां तक डेवलपमेंट्स की बात होती है, एक ये स्वाभाविक प्रक्रिया के अंतर्गत डेवलपमेंट्स जो हो रहे हैं वो तो हो रहे हैं, लेकिन आप यहां से आप दिल्ली चले जाइए, आप बेंगलोर चले जाइए, आपको डेवलपमेंट्स लगेंगे कि हो रहे हैं, लेकिन उसके एवज में अगर आप फैजाबाद शहर घूम करके देख लें, अयोध्या घूम करके देख लें, फैजाबाद की शहरों को, गलियों को घूम के, स्वाभाविक विकास के अतिरिक्त क्या हुआ? आप निश्चित पाएंगे कि मेरी बात से सहमत हो पाएंगे कि कोई ऐसा विकास, स्वाभाविक विकास जो होता है उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। यहां पर काम अधूरे लेकिन उद्घाटन पूरे हो रहे हैं निश्चित तौर पर, लेकिन उसके बावजूद हमारे साथ कुछ और सदस्य जुड़े हुए हैं। पर्यटन नगरी बनने वाली थी ये, एक तरीके से कहा जाए तो एक हेरिटेज आर्क जोन जो तैयार किया जा रहा था, उसमें फैजाबाद, अयोध्या भी समावेशित था। कितना विकास हुआ है? मैं आपको बता देना चाहता हूं, दुनिया के इतिहास में अयोध्या का गौरवशाली इतिहास है और पर्यटन के नाम पे कोई कार्य नहीं हुआ है। देश दुनिया के लोग यहाँ आना चाहते हैं, लेकिन क्या है, यहाँ पे कोई चीज की व्यवस्थाएं नहीं है पर्यटन के नाम पे। अगर पर्यटन की तरह अगर इसको जोड़ा जाएगा तो हमारा गुप्तार घाट, जमथरा घाट और अयोध्या, जो कि इतिहास गौरव है उसका, उससे जुड़ेंगे लोग तो यहाँ का पर्यटन बढ़ेगा। लेकिन सिर्फ छलावा और दावा है। देश और प्रदेश का कोई भी मंत्री या नेता किसी तरह का यहाँ का विकास करने का सोचता नहीं, सिर्फ गरीब जनता का वोट लेना चाहता है यहाँ पे। और तो और देश के हित में अगर हमारे प्रधानमंत्री जी
मोदी जी अगर नोटबंदी का काम किया, निश्चित तौर पर ये तमाम ऐसी चीजें हैं, कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो बायस भी हो जा रहे हैं, क्योंकि यहां पर देखिए पॉलिटिकल जोन इसको ना बनाइए। कारण साफ है कि यहां पर जनता की राय लेनी है हमें, जनता क्या सोचती है, पॉलिटिकल होकर के बायस होकर के यहां पर जवाब ना दें। आप एक चीज ये बताइए कि यहां पर आप कह रहे थे कि यहां पर विकास हो रहा है, यहां पर तमाम चीजें हो रही थी, पर्यटन को लेकर के फैजाबाद का विकास होने की बात कही जा रही थी, हेरिटेज आर्क जोन में इसका नाम आया हुआ था, लेकिन जनता सिरे से नकार रही है। हाँ, एकदम मैं उसके जो है पक्ष में हूँ कि पर्यटन नाम की कोई चीज़ नहीं है, आने के संसाधन नहीं है, यहाँ पे सुविधाएं होनी चाहिए। व्यापारिक वर्ग जो है अपना सामान नहीं बेच पाएगा, अपनी प्रचार प्रसार नहीं कर पाएगा तो क्या करेगा। पर्यटन नाम की कोई चीज़ नहीं है। महानगर पालिका बनाने की मांग हमारा व्यापार मंडल, संयुक्त व्यापार मंडल बहुत पहले से किया हुआ है। और पर्यटन नगरी घोषित करने के लिए न केंद्र सरकार न प्रदेश सरकार, इन दोनों में निष्फल रही है, इसका मैं विरोध करता हूँ। ये बेहतर बात रही, सरकार के पक्ष में कुछ बातें आ रही हैं कि यहां पर जो सरकार काम कर रही है वो बेहतर काम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद तमाम और भी दावे किए जा रहे हैं। युवा हैं आप, तमाम चीजें युवाओं के लिए यहां पर सौगात के तौर पे दी जाने वाली थी, लेकिन अभी तक सरकार के पास से आई नहीं है। रोजगार का उसमें सबसे बड़ा उपयोग था कि रोजगार जो है वो युवाओं को मुहैया होगा, लैपटॉप बांटे जाएंगे, कन्या विद्याधन दिया जा रहा है, समाजवादी पेंशनर्स को दिया जा रहा है, ये तमाम ऐसी चीजें थी। सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से भी तमाम स्कीमें हैं, इसके अलावा बसपा भी तमाम चीजें कह रही है, लेकिन आप लोगों का माइलेज क्या कहता है, आप लोगों का माइंड मेकअप क्या कहता है कि आप लोग किन आधारों पर वोट करेंगे? काम के हिसाब से। उन कामों में क्या आप चाहते हैं, किस तरीके की बुनियादी जरूरतें यहां पर पूरी हैं? नहीं, कोई बुनियादी जरूरत पूरी नहीं है, सिर्फ सब कागज पे खोखले दावे हैं। जो हकीकत है उसका उदाहरण आप देख लीजिए। लंबी लंबी लाइनें लगी हैं बैंकों में, एटीएम में, अपने पैसे के लिए जाइए वहां पे लाइन लगाइए, वो बोलते हैं कि कैश नहीं है तो ये है तो वो है, तमाम सी दिक्कतें हैं। आपको क्या लगता है कि छात्रों की जो हित हैं वो इस सरकार ने पूरे किए हैं, या फिर इसके पहले की सरकारों ने कितना बेहतर काम किया यहाँ पर? नहीं, जहाँ तक छात्र हित की बात है, सरकार ने बहुत बेहतर प्रयास किया है छात्र हितों के लिए। और जो आगे की सरकारें थीं, जैसे बसपा था, वो तो छात्र हित के लिए कोई कार्य ही नहीं था। छात्र संघ चुनाव बंद हो गए थे, छात्रों के लिए कोई वैकेंसी नहीं थी, उन्हें रोजगार आदि मतलब हर तरह की दिक्कतें थीं जो इस सरकार ने अपने कार्यकाल में भरसक पूरा किया। नोटबंदी को लेकर के तमाम लोग कह रहे हैं, विकास के दावों को लेकर के तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं, उंगलियां उठाई जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद फैजाबाद की जनता क्या सोचती है, इस चीज को जानने के लिए हम लोग फैजाबाद में मौजूद हैं। यहां पर तमाम लोग और भी मौजूद हैं। आपको क्या लगता है कि यहां पर जितने भी दावे किए गए हैं सरकार की ओर से, चाहे किए गए हों कि वो जो है हेरिटेज आर्क जोन में इनको जोड़ दिया गया है, लखनऊ के मुख्यालय से फैजाबाद के मुख्यालय को अच्छे से जोड़ दिया गया है, डायल 100 परियोजना लोगों की सुरक्षा के लिए बेहतर काम कर रही है, ये तमाम ऐसे दावे किए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है सब कुछ सही है, जायज है? नहीं, ये जो भी चल रहा है ये ठीक है, चल रहा है, लेकिन अभी पूरी तरीके वो काम नहीं हो रहा है। जो भी कार्य हो रहा है पूरी तरीके कार्य नहीं हो रहा है। वो कुछ चीजें और भी हैं यहां पर, लोगों को जानना जरूरी है कि आखिर फैजाबाद के लिए क्या कुछ चीजें थी, क्या कुछ होना था। सबसे बड़ी बात यह है कि फैजाबाद उन पुराने जिले और उन पुराने कमिश्नरियों में से एक है जहां पर विकास के दावे जो हैं वो काफी पहले ही पूरे हो जाने चाहिए थे। विकास को लेकर के फैजाबाद वो बड़ा जिला है कि यहां पर तमाम जो जिले हैं आसपास के, उनका भी सर्वांगीण विकास होना चाहिए, लेकिन यहां पर जो विकास की रफ्तार है, यानी विकास का जो पैमाना है, वो बिल्कुल मिल रहा है। जनता के साथ हम बैठे हुए हैं, जनता से हम रायशुमारी कर रहे हैं कि जनता क्या सोच रही है। आपको क्या लगता है कि विकास यहां पर बेहतर हुआ है? सर, यहाँ विकास तो हुआ ही है, यहाँ पर विकास हुआ है। क्या क्या विकास हुआ है? अरे जैसे सड़कें बनी हुई हैं और लाइटें लगी हुई, सारी व्यवस्थाएं हुई, ऐसी बात नहीं है। हेरिटेज आर्क के जोन पे यहां पर निर्माण किया गया है, लाइटें भी लोग बता रहे हैं कि लगी हुई हैं। हालांकि यह अलग की बात है कि हम लोग जिस रास्ते से आए वहां पर दिखाई नहीं दिए, लेकिन उसके बावजूद फैजाबाद में और भी क्या कुछ जरूरतें हैं, इसका एक तरीके से पूरा का पूरा फाइनल सिनेमा हम जानना चाहेंगे। हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं साकेत डिग्री कॉलेज के जो लेक्चरर हैं उनसे हम, कि यहाँ पर और किन किन चीजों की, क्या बुनियादी ढांचा यहाँ का मजबूत है, बुनियादी ढांचे को अगर नहीं मजबूत है तो मजबूत करने के लिए क्या किन चीजों की आवश्यकता है, क्योंकि आप जो भी चीजें देख रहे होंगे वो अपने एक अध्यापक की नजरिए से देख रहे होंगे, एक निर्माता के नजरिए से देख रहे होंगे। सर देखिए, सबसे पहले हम डेवलपमेंट्स की बात करते हैं तो बात ये होती है कि एक स्वाभाविक नैसर्गिक प्रक्रिया का विकास होता है और एक विकास होता है जो हमने कृत्रिम रूप से क्या किया है। तो नैसर्गिक विकास की अगर हम बात करते हैं, नेचुरल डेवलपमेंट्स की बात करते हैं, तो वो डेवलपमेंट्स तो हमारे नेचुरली हो रहे हैं। हम उसको कभी उससे ये नहीं कह सकते कि वो हमारे डेवलपमेंट्स ऐसे नहीं हो रहे हैं, निश्चित रूप से हो रहे हैं। लेकिन
बात ये होती है कि अगर मैं पिछले निश्चित रूप से अगर एक बच्चा है तो कल वो 12 साल का होगा, 20 साल का होगा, 25, मैं बस वही डेवलपमेंट फैजाबाद शहर में हो रहे हैं। बाकी उसके अलावा हमें कहीं ना कहीं प्रयास की जरूरत है। इसके लिए हमें प्रशासन की, शासन की तमाम ऐसी सुविधाएं जो हमारे पास तक पहुंचनी चाहिए, अगर वो नहीं पहुंच रही है तो वहां कहां पर फॉल्ट आ रही है उसको निश्चित रूप से उस लेवल पर हमको दूर करना चाहिए। और बुनियादी ढांचे की हम बात करें विकास में, तो मैं आपको फिर से ये बताना चाहूंगा कि निश्चित रूप से डेवलपमेंट, हमारा एजुकेशनल सिस्टम इतना सबसे महत्वपूर्ण रोल रखता है। और निश्चित रूप से फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, प्राइमरी लेवल से लेकर के मैं हायर एजुकेशन तक की बात करूं तो निश्चित रूप से हमारे पास अदर सिटीज जो हमारे डेवलप्ड सिटीज हम कह सकते हैं उनकी तुलना में मैं अभी बहुत पीछे हूं। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि कोई ऐसा विशेष उल्लेखनीय प्रयास नहीं हुआ है, कोई ऐसा बदलाव नहीं हुआ है। और इसके आधार पर फिर से मैं बताऊंगा कि निश्चित रूप से हमारे जो एजुकेशनल सिस्टम में अगर कोई चेंज नहीं हुआ है तो नेचुरली हमारे जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें भी कहीं ना कहीं हमारे पास कमी है। हमारे पास हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन में हम लोग बहुत पीछे हैं। हम लोगों के पास ऐसी कोई भी ऐसे प्राइवेट सेक्टर्स में भी हमारे पास अदर सिटीज की तुलना में मैं बहुत पीछे हूं। तो निश्चित रूप से हमें इस दिशा में एक ईमानदार प्रयास सब लोगों के माध्यम से हमको निश्चित रूप से करना ही पड़ेगा। अभी इस मामले में हम लोग निश्चित पीछे हैं। अभी फैजाबाद में ऐसे बहुत कुछ हैं जो नहीं हुए हैं, और होने को तो बहुत कुछ है जो हुआ है, और कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं हुए हैं। फैजाबाद का विकास हो भी रहा है और देखा जाए तो ना भी हो रहा है, दोनों है। कहीं कहीं हो रहा है, कहीं कहीं नहीं हो रहा है। तमाम युवा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम युवाओं से जानकारी लेते हैं। आप युवा हैं, रोजगार परक शिक्षा को लेकर के यहाँ पर सरकार ने तमाम दावे किए थे, आपको क्या लगता है कि रोजगार यहाँ पर उपलब्ध हो रहे हैं आपको? नहीं, रोजगार तो नहीं उपलब्ध हो रहे हैं। रोजगार के साथ साथ क्या कहते हैं, समझ लीजिए समय स्थिति बहुत खराब चल रही है युवाओं की। आए दिन क्या कहते हैं ऐसी घटनाएं मिलती हैं कि फर्जी नौकरी के नाम पे किसी इनसे ठग लिया गया, उनको ठग लिया गया है, कहीं फर्जीवाड़ा फार्म गलत निकल जा रहे हैं। इस तरह से कई चीज़ें हैं जो कि देखने को मिली। इस वजह से युवा भी थोड़ा सा पीछे आ गए, युवा भी डर गए किसी नौकरी में कि कल को वैकेंसियाँ निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी, वैकेंसियाँ रहेंगी कि नहीं रहेंगी, निरस्त हो जाएंगी। क्या है, आजकल की स्थिति इतनी खराब है कि रोजगार पाने के लिए हम लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा। निश्चित तौर पर जितने भी सियासी दल हैं उनकी जरूरत जो है वो कहीं ना कहीं युवा और जातिगत समीकरणों के आधार पर चुनाव हो रहा है। विकास हालांकि इसमें से नदारद है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर युवा धीरे चले तो वो हवा है, और अगर इसका उल्टा हो जाए और तेज चलने लगे तो वो आंधी है। और बड़ी से बड़ी जो सियासत की ताकत होती है उसको उखाड़ फेंकने की हिम्मत, उसको उखाड़ फेंकने का मादा उनके भीतर होता है। हर तरफ राजनीति का जोर इस कदर गरमाया हुआ है कि सभी सियासी दल सिर्फ और सिर्फ राजनीति ये कर रहे हैं कि युवाओं का वोट उनको हासिल हो जाए और किसी भी तरीके से वो युवाओं के वोट के बल पर फिर से सत्ता के चरम पर पहुंच पाए। लेकिन युवाओं को लेकर के कोई एक तरीके से जानकारी साझा नहीं हो पा रही है कि आखिर युवाओं की जो जरूरतें थी उनको सरकार ने पूरा किया या नहीं किया। युवाओं की जो जरूरतें थी उनको क्या सरकार ने पूरा किया, चाहे वो कहीं की भी सरकार हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट की गवर्नमेंट? बिल्कुल नहीं किया। इसलिए नहीं किया, यहाँ पे किसी तरह का रोजगार नहीं है। और मेरा मानना था अगर पर्यटन की तरह इसको जोड़ा जाता तो जैसे बनारस में किसी तरह का वहाँ पे फैक्ट्री या किसी चीज़ का कोई रोजगार नहीं, लेकिन पर्यटन आने से वहाँ का रोजगार काफ़ी बढ़ा हुआ। अगर यहाँ पर्यटन के स्तर से इसको जोड़ दिया जाएगा तो मेरा मानना है कि यहाँ का रोजगार ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। लोगों की दरकार बिल्कुल जायज है, क्योंकि हेरिटेज आर्क जोन में इसका निर्माण किया गया था कि वो इसके अंदर समावेशित होगा। लेकिन उसके बावजूद यहां पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अभी तक किसी भी तरीके से बिल्कुल व्यापक कदम जो है वो नहीं उठाए गए हैं। तमाम और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर सब कुछ सारा विकास हो चुका है, बुनियादी ढांचे के तौर पर बिल्कुल संतृप्त है आपका फैजाबाद? जी बिल्कुल नहीं हुआ है। जहाँ तक फैजाबाद सिटी है यहाँ पे भी नहीं हुआ, और जो देहात क्षेत्र है यहाँ का तो बिल्कुल सरकार का कुछ ध्यान ही नहीं है। ग्रामीण में जैसे लाइट है, कृषि में समस्याएं, जैसे लाइट पानी अगर आएगा तो ही तो खेती कर पाएंगे। आज देखिए हर चीज़ का खेती में कुछ ही मतलब केंद्र सरकार हो या सेंट्रल सरकार हो, कुछ भी बिल्कुल ध्यान नहीं है यहाँ पे। इस विकास से हम बिल्कुल सहमत नहीं है। निश्चित तौर पर विकास के दावे तो जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन विकास कहीं कहीं पर हो रहे हैं, कहीं नहीं भी हो रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो आपको क्या लगता है, आपकी नजर में फैजाबाद के निर्माण के लिए आप अगली सरकार जब चुनेंगे तो क्या आधार होंगे, किन आधार के ऊपर आप वोट करेंगे? हम विकास के नाम पे वोट करेंगे, विकास के ही नाम पे वोट। आज देख लीजिए हमारे फैजाबाद शहर में कहीं उद्योग नगरी, मतलब जिसको उद्योग नगरी कहा जाता है, यहाँ कोई फैक्ट्रियाँ नहीं है। जब फैक्ट्रियाँ हो जाएंगी हमारे यहाँ विकास होने लगेगा। पर्यटन के क्षेत्र में देख लीजिए हमारे यहाँ कोई पर्यटन का जो है क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है।
सरकारें आती हैं, जाती हैं, दावे करती हैं, चली जाती हैं। यहाँ कोई काम नहीं होता है, वोट लेने के नाम पर सब कार्य होता है। निश्चित तौर पर दावे और वादे तमाम हैं, लेकिन उसके बावजूद जनता का जो एक तरीके से कहा जाए नजरिया जो है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर विकास को लेकर के बन रहा है। अब विकास की बातें, विकास के दावे और विकास के वायदे कितने पूरे हुए हैं वो तो हमने आपको दिखाया इस फैजाबाद के इस जमीन पर, लेकिन उसके अलावा अगर देखा जाए तो फैजाबाद में और किन किन चीजों की आवश्यकताएं यहां पर एक तरीके से मानी जा सकती हैं कि आखिर और क्या कुछ हो सकता है। पहली बात तो उद्योग नगरी, अगर बात करें तो जिस तरीके से कन्नौज का विकास किया जा रहा है, कन्नौज में इत्र, उससे पहले गाजीपुर में इत्र की व्यवस्था की जा सकती थी। यहां पर फैजाबाद का जो दोआबा वाला इलाका है वहां पर अच्छे फूलों की खेती होती है, वहां से इत्र का व्यवसाय बेहतर हो सकता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो तमाम पर्यटन के क्षेत्र जो हैं उनको बढ़ावा देने के लिए फैजाबाद को संतृप्त किया जा सकता है। किसी शायर ने बहुत खूब कहा हुआ है कि वहां पर तमाम उन चीजों की जरूरत जब नहीं होती है और तमाम वो चीज जो कृत्रिम तौर पर या नैसर्गिक तौर पर प्रदान नहीं किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद जैसे लास वेगास हुआ या फिर तमाम और भी सिटीज जो हैं वो कहीं ना कहीं विकसित हुए हैं, लेकिन फैजाबाद में वो सारी की सारी चीजें जो है यहाँ पर मौजूद हैं, मुहैया हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर समावेशित विकास नहीं हो पाया है। अगला पड़ाव हमारा अयोध्या होगा। हम अयोध्या में जाके जानकारी लेंगे कि आखिर राम की जन्मभूमि में क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ कितना विकास हुआ है। जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे कि जनता और कुछ क्या चाहती है। तब तक के लिए इतना ही, नमस्कार।